हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल बार्टलेट ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है प्रकाशिकी, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय को शुरू करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। दोस्तों, प्रकाशिकी ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत ही करीब है, बेहद करीब है, और इसमें बहुत सारे ऐसे डायग्राम हैं जिसको आप लोग को भी पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स कहते किसे हैं? ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, प्रकाशिकी यानी इसका विश्लेषण प्रकाश से है। तो प्रकाशिकी का डिफिनीशन क्या होगा ये पहले हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रकाशिकी का एक डिफिनीशन। प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। या प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भौतिक चीजों को या वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक डिफिनीशन है जो आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, बच्चों जैसी ये डिफिनीशन है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड डिफिनीशन। तो दोस्तों, ये हमारा स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग को कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, जिसको EMW बोलते हैं। ठीक है ना, BMW ने EMW। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो कुछ नई डिफिनीशन जानने के लिए आई कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगें बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा एक्सरेज। ठीक है ना, जैसे कि आपकी कोई बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरा एक्सरे कर दीजिए, जहां मेरी बोन फ्रैक्चर हुई है वो उसको आपको डिटेल में निकाल के डॉक्टर देता है। तो वो एक्सरे एक माध्यम है जो आपके शरीर पर उसका एक प्रकाश पड़ता है और वो आपकी शरीर की हड्डियों को बताता है कि हाँ ये बोन्स कहां फ्रैक्चर हुआ है। तो एक्सरे भी एक माध्यम है ये जानने के लिए। गामा रेज वगैरह आती है, रेडियो वेव्स हैं जो कि आप एफएम वगैरह पे सुनते हैं, माइक्रोवेव है, घर में आपके माइक्रोवेव होगा जिसपे आप खाना बनाते हैं, खाना गर्म करते हैं, उसमें माइक्रोवेव का ही जिक्र होता है। तो एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव, ये सारी जितनी भी तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग से ही निकलती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक भाग है। तो इन सारी वेव्स को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों से एक तरंगे निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं दृश्य तरंगे। ठीक है ना, विजिबल लाइट या विजिबल वेव्स, इसको बोलते हैं दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगे। अब दृश्य तरंगे कौन कौन से होती हैं जान लेते हैं। विबग्योर, ठीक है ना, 9th आपने सुना भी होगा विबग्योर। ये व्हाइट लाइट की एक प्रॉपर्टी है, यानी इन सबसे मिलकर के क्या बनती है? व्हाइट लाइट बनती है, जहां पे V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
तो दृश्य तरंगे में कौन कौन सी प्रकाश आती हैं, कौन कौन से कलर आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन सबसे मिलकर क्या बनती है, दृश्य तरंगे बनती है। और ये दृश्य तरंगे ये जब सब एक मिलकर के बनती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश, ठीक है ना, श्वेत प्रकाश। यानी इसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। तो श्वेत प्रकाश कहिए या प्रकाश कहिए, व्हाइट लाइट। अब आते हैं कि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, ठीक है ना। वायलेट की तरंग दैर्घ्य क्या है तो जान लेते हैं। वायलेट की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3500 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना, 3500 एंगस्ट्रॉम। और जो रेड की तरंग दैर्घ्य होती है वो ऑलमोस्ट 7500 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। यानी प्रकाश की जो श्वेत प्रकाश की जो किरणें हैं वो इन वायलेट से लेकर के जो रेड तक की जो कलर्स की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलाइट होती है, वो 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में ट्रेवल करती है। तो अब कुछ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश ये हमारा सूर्य है, ठीक है ना, सन, और ये अर्थ है जहां हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर। तो सन से जानते हैं, सन से सूर्य का प्रकाश जो आता है व्हाइट लाइट, जो कि श्वेत प्रकाश अभी बताया गया, यहां से व्हाइट लाइट हमारी धरती पर आती है। या तो इसको आप श्वेत प्रकाश की, मैं बार बार जनरली श्वेत प्रकाश क्यों कह रहा हूं, इसको मैं आदत आप लोगों से लगा रहा हूं क्योंकि आप लोग जान लीजिए कि व्हाइट लाइट इन सारी कलर से मिलकर के व्हाइट लाइट बनती है। प्रिज्म से आप लोग एक्सपेरिमेंट देख भी सकते हैं। तो जो प्रकाश की किरण सूर्य से हमारे पृथ्वी पर अर्थ तक आती है, क्या इसके बीच में कोई माध्यम है? बिल्कुल नहीं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, निर्वात है, एयर है। तो इसलिए ये हमारा बात तो सिद्ध होता है कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बीच में कोई माध्यम न भी हो तो चलेगा, लेकिन परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइन, एक अभी आपको बोल रहा है कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरा बोला प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये दोनों बातों को सेपरेटली हम समझते हैं कि यहां प्रकाश संचरण है, ठीक है ना, प्रकाश संचरण है, यानी प्रकाश को यहाँ पे चलने की आवश्यकता है। और यहां जो प्रकाश का वेग है, संचरण और वेग, तो इसके लिए माध्यम का रहना जरूरी है। इसकी वेग में, इसकी वेलोसिटी चेंज होने में, वेग बदलने में माध्यम की आवश्यकता होगी। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, निर्वात है, ये हमारा क्या है, ठोस है। ये हमारा द्रव है और ये हमारा गैस है। तो दोस्तों ये प्रकाश की वेग जो है माध्यम पर निर्भर कैसे करती है। यदि प्रकाश निर्वात से होकर के जाएगी तो उसका वेग कुछ और होगा, यदि प्रकाश ठोस से होकर गुजरेगी तो उसका वेग कुछ और होगा, यदि प्रकाश द्रव से होकर के गुजरेगी तो भी उसका वेग कुछ और होगा, और यदि प्रकाश गैस से होकर के गुजरती है तो उसका वेग कुछ और होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिस्टमेटिकली बता रहा हूं कि इसको चलने के लिए जरूरी, कतई जरूरी नहीं है कि कोई माध्यम हो तो ही प्रकाश जाएगा, तभी प्रकाश जाएगा। लेकिन प्रकाश की वेग विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न होती है, ठोस में कुछ और होती है, द्रव में कुछ और होती है, गैस में कुछ और होती है, और निर्वात में कुछ और होती है। ठीक है,
दोस्तों ये जान लेते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में कितना होता है। ठीक है, निर्वात मतलब वायु, बीच में कोई खाली स्थान नहीं है, वैक्यूम है, उसको निर्वात बोलते हैं। जहां कोई जगह नहीं है, खाली स्थान है, वो क्या होता है, निर्वात होता है। तो प्रकाश की जो वेग होती है निर्वात में, सी को हम लोग बोलते हैं, सी एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की स्पीड कर लीजिए, वेलोसिटी कह लीजिए। तो देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, है ना, कि ये स्पीड ऑफ लाइट इतनी छोटी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये छोटी नहीं है। इस वैल्यू को मैं आपको बड़ी करके दिखा रहा हूं। 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये बड़ी होती दिख रही, इसको हम चेंज किए तो काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। इसको और सिस्टमेटिकली और इसको इजी करते हैं तो इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज कर देते हैं, ये किलोमीटर में कितना होगा। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से 3 जीरो को कट कर देते हैं। तो अब ये कितना आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वैल्यू अभी तक छोटी दिख रही थी, लेकिन अब ये वैल्यू कैसी होगी कि ये 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। यानी कि ये सोचिए कि जब आपकी एक बार पलक झपक रही होगी तो तब तक प्रकाश 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा। एक बात और सोचिए कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में समय कितना लगता है, 8 मिनट 24 सेकेंड, ठीक है ना। ये धरती पर जो सूर्य की प्रकाश होती है, सूर्य से यहां तक धरती पर प्रकाश को आने में जितना समय लगता है कितना होता है, 8 मिनट 24 सेकेंड। तो आप यह गणना कर सकते हैं कि जब प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है और प्रकाश को सूर्य से धरती पर आने में 8 मिनट 24 सेकेंड लग रहा है, तो आप इससे यह गणना कर लीजिए कि सूर्य हमसे कितनी दूर पर है, यानी वो कितनी दूर पर है, इसकी गणना करना भी क्या है, हम लोग के लिए बेहद कठिन है। उतनी दूर पर सूर्य हमसे है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ, प्रकाशिकी, ठीक है दोस्तों। वैसे तो प्रकाशिकी के 2 भाग हैं, इस भाग में हम फर्स्ट अलग अलग सेपरेट करके पढ़ेंगे। तो प्रकाशिकी के वो कौन से 2 भाग हैं, एक होता है किरण प्रकाशिकी, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। और दूसरा क्या होता है, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, तरंग प्रकाशिकी, जिसको इंग्लिश में वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो फिलहाल हम इस अध्याय में हम लोग को रे ऑप्टिक्स को पढ़ना है, तो आइए अध्ययन करते हैं रे ऑप्टिक्स को। किरण प्रकाशिकी के कुछ मेन बिंदु जान लीजिए। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है ना, यानी जो भी आप लोगों को ये प्रकाश दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, है ना। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट में आप किसी भी एंगल से ले लीजिए, लेकिन प्रकाश हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं, है ना। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारी लाइट होगी, प्रकाश होगी, यदि वो सरल रेखा में गति करेगी, सीधी रेखा में गति करेगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, मतलब रे कहते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ये किरण पुंज क्या होता है, तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले ये क्या है, हमारी किरण है।
यहां पर एक किरण है। अब यदि इस किरण की जैसे ऐसी कई सारी किरणें हो जाए तो ये क्या कहलाती है? किरण पुंज कहलाती है। ठीक है ना, ये किरण और ये हमारी क्या होगी? किरण पुंज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है, ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है? ठीक है, तो इसको सिस्टमेटिकली समझते हैं। दोस्तों ये क्या है? हमारे पृथक्कारी पृष्ठ है ना, इसको पृथक्कारी पृष्ठ बोलते हैं, जो दो माध्यम को अलग अलग डिवाइड करता है। यानी इधर भी एक माध्यम है और इधर भी एक माध्यम है। हमें ये नहीं पता है कि इधर का माध्यम क्या है या एक इधर का माध्यम क्या है। हम इसको एक सिर्फ एक पृथक्कारी पृष्ठ समझ करके, एक नॉर्मल समझ करके अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो पहला केस बनता है वो क्या बनता है? यदि कोई किरण आकर के इस पृथक्कारी पृष्ठ पर टकराती है। ठीक, तो दोस्तों क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस आ जाती है, मतलब टकरा करके वापस आ जाती है। क्या ये पॉसिबल है? कभी बिल्कुल पॉसिबल है। सुबह सुबह आप उठते हैं स्कूल जाने के लिए मॉर्निंग में, तो सुबह दर्पण के सामने आप जाते हैं तो आपका चेहरा उस दर्पण में दिखाई देता है, यानी आपका प्रकाश उस दर्पण में गया और वो टकरा करके दर्पण के सामने आप वो किरण वापस आया, तभी आप अपना चेहरा देख पाए। तो ठीक है, उसी के बेसिस। दूसरा कि यदि ये किरण जो आ रही थी ये अपने पथ से विचलित होकर के इधर चली जाती है। ठीक है ना, यदि अपने ये पथ से विचलित होकर के इसे इधर जाना चाहिए था, लेकिन यहां आती है और ये अपने पथ से विचलित होकर के इधर चली जाती है, ये इस तरफ। तो ये भी पॉसिबल है। जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ग्लास में पानी हो और उसमें आप एक पेंसिल या पेन रख करके देखिए, तो वो पेंसिल आपको मुड़ा हुआ दिखेगा। जैसे कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो डायग्राम, कि इसमें पेंसिल जो है इस पानी में, ग्लास के पानी में पेंसिल मुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक, थर्ड केस क्या होता है कि यदि ये किरण की जो किरण प्रकाश आ रही है इस पृथक्कारी पृष्ठ पर आके टकराती है, तो वो इस पृथक्कारी पृष्ठ पर ही क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है ना, ये जो आपको पृष्ठ दिख रहा है ये आती है और इसी में क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब नहीं ये आगे जाती है न पीछे जाती है, बल्कि इसी में ही ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये भी पॉसिबल है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो कहा जाता है कि पत्तियां अपना भोजन स्वयं बना, पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? वो आने वाली प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उससे अपना भोजन बनाता है। तो वो प्रकाश को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देख भी पा रहे हैं, प्रकाश क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। तो ये तीन केस बन रहा है। तो दोस्तों ये घटनाएं क्या क्या कहलाती हैं इसको समझ लेते हैं। जब प्रकाश पुनः टकराने के बाद पृथक्कारी पृष्ठ से अपने ही माध्यम में वापस लौट आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। सेकेंड, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तथा अपने पथ से विचलित हो जाए, है ना, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए और अपने पथ से विचलित हो जाए, ये क्या कहलाता है? अपवर्तन। और तीसरा केस क्या है? यदि प्रकाश पृथक्कारी पृष्ठ पर ही अवशोषित हो जाए तो ये क्या कहलाता है? अवशोषण। ठीक है, तो ये तीन केस है जो कि देखने को मिलता है। सबसे पहला है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, है ना?
रिफ्लेक्शन ऑफ तो दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर सामने लिखा है इसकी डिफिनेशन, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब दोस्तों इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं इस घटना को। दोस्तों ये क्या है हमारा दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जैसा कि आप लोगों ने इसको देखा भी है। पॉलिश सतह, ठीक है ना, क्या है पॉलिश सतह। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है हमारा पृथक्कारी पृष्ठ, ठीक है। ये हमारे नीचे पॉलिश सतह है और ये क्या है हमारा पृथक्कारी पृष्ठ और ये पूरा का पूरा क्या है एक समतल दर्पण है। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण इस पृथक्कारी पृष्ठ पर आकर के यदि टकराती है, ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये समतल दर्पण है एक्स वाई और मान लेते हैं कि इसका नाम ए है और ये ओ है, यानी ये किरण ओ पर आकर के टकराती है और टकराने के बाद क्या करेंगे, हम इस पे एक अभिलंब बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। और अभिलंब कैसे बनता है, हमेशा जो दर्पण हो उससे 90 डिग्री, है ना, जो दर्पण हो, यानी कि यदि कोई ये आपतित किरण जो आ रही है इस बिंदु पर आकर के टकरा रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से होकर के पृथक्कारी पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचेंगे जो कि कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे और दोस्तों प्रकाश जितने कोण पर आई थी उतने ही कोण पर वापस जाएगी, है ना, जितने कोण पर ये आई थी उतने ही कोण पर ये वापस जाएगी। तो ये यहां से टकरा करके ये वापस चली जाएगी और इसका हम लोग नाम दे देते हैं। तो दोस्तों ये आने वाली किरण कौन सी है, आपतित किरण। और जो आपतित किरण है आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, इस पृथक्कारी पृष्ठ से टकरा करके जो किरण वापस लौटती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसके बीच में अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण, जिसको एंगल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के मध्य जो कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित कोण, जिसको एंगल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है प्रकाश का परावर्तन का। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग के सामने ब्लैक बोर्ड पर दे रखा है परावर्तन के नियम, है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या कह रहा है इसमें कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, है ना, ये हमारा क्या है, आई, एंगल आई आपतन कोण है और एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण है। यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर एक समान होते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि जितने कोण पर आएगा आपतित किरण उतने ही कोण पर परावर्तित होकर के वापस लौटेगा, यानी जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर आ। यानी इस पहले नियम से यह सिद्ध होता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। अब आते हैं हम हमारे सेकेंड नियम पर। क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे दोस्तों, यदि इस आप व्हाइट बोर्ड को एक तल मान लीजिए तो ये जो किरण आ रही है एओ,
ये क्या है, इस व्हाइट बोर्ड पर ही आकर पड़ रही है। हमारा अभिलंब जो है वो क्या है, वो भी इसी तल में ही आकर पड़ रहा है, और जो किरण परावर्तित होकर के जा रही है वो भी इसी ही तल में है। तो तीनों के तीनों क्या है, हमारे एक ही तल में। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा भी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी एक्स तल होते हैं और वाई तल होते हैं। तो जो हमारे ये तल हैं वो प्लेन होना चाहिए और एक ही तल में तीनों के तीनों होने चाहिए। दोस्तों ये जो किरण की प्रकाश जो ऐसे आ रही है, कि ये ऐसे नहीं निकलेगी, ये जिस तल में है उसी तल में ये परावर्तित होगी और इसका अभिलंब भी इसी तल में होगा। तो हमारा दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार वीडियो को एंड करने से पहले हम शुरू से एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या सीखा कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो हमने मॉडर्न डेफिनेशन उसका सीखा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या आती है, एक्सरेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, ये सारी वेव्स जो होती हैं सब मिला के क्या बनती है, विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है। और उनसे हमारा एक दृश्य तरंग निकलता है जिसमें विभुवस्ता प्रकाश की लाइटें होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है और लाइट की स्पीड क्या होती है। दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, प्रकाश की संचरण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। उसके बाद हमने सीखा कि क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो आप लोगों को मैंने सिस्टमेटिकली सारी बातें बताई और हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को समझा, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझा, और अगले वीडियो में हम लोग आगे के भाग को सीखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो देते आएंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि दर्पण क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है, हम इसको बारीकी से समझेंगे।